हम लोग चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने मेजर चैलेंजेस को देखा कि क्या क्या हमारे सामने आफ्टर इंडिपेंडेंस की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई और पार्टीशन के बाद किस तरीके की जो प्रॉब्लम्स थी उसमें लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानियां हुई, ये हमने सब देखा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन हमने पढ़ा। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो बिफ़ोर पार्टीशन जो इंडिया था या जो ब्रिटिश रूल के अंदर जो हमारा मतलब इंडिया जो रूल होता था उसमें दो तरीके के हम वहाँ पर गवर्नमेंट वर्क करती थी। एक तो थे प्रोविंसेस जिनके ऊपर पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, और सेकंड थे हमारे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स वो थे जहाँ पर किनका कंट्रोल था, राजाओं का कंट्रोल था। तो किस तरीके से इन प्रिंसली स्टेट्स ने एक प्रॉब्लम क्रिएट करी थी कि वो इंडिया के साथ मिलना नहीं चाहते थे। तो आज हम लोग इस वाले पोर्शन में यही पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया जो डिवाइडेड था उसमें टू पार्ट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट इज़ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड सेकेंड इज़ दी प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो थी वो किसके कंट्रोल में थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। वहीं दूसरे हैंड पर अगर हम देखें तो सेवरल स्मॉल एंड लार्ज प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ जो जिसके ऊपर कंट्रोल किसका था, उसके ऊपर कंट्रोल किसी राजा का था। तो इस तरीके से प्रिंसली स्टेट कितने एरिया को कवर करता था पूरे इंडिया में, 1/3 जो लैंड था वो किसके कंट्रोल में था, प्रिंसली स्टेट के। और ऐसा भी कहा जाता था कि 1 आउट ऑफ 4 इंडियंस, मतलब 4 इंडियंस अगर हम निकालें एक रेशो, तो उसमें से पूरी पॉपुलेशन में से हर एक चौथा, मतलब चौथा इंडियन कहाँ पर रहता था, किसी प्रिंसली स्टेट में रहता था। अब मेन प्रॉब्लम क्या थी, आखिर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, तो प्रॉब्लम को देखते हैं कि जब इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस अनाउंस करी गई, कहा गया ब्रिटिशर्स ने, तो उन्होंने एक चीज़ और उसके साथ बोली। उन्होंने बोला कि वहाँ इंडिया में उस समय जब ब्रिटिश रूल था, जब वो लोग यहाँ से जा रहे थे, तो टोटल 565 हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट्स थे। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ से जाते जाते ये कह के गए कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनकी मर्जी है, या तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या वो इंडिया में शामिल हो जाएं, या फिर वो फ्री रहकर अपना काम देख सकते हैं। तो ये जो डिसीज़न था, दिस डिसीज़न वाज लेफ्ट not to the people but to the princely rulers of these states. This was a very serious problem and could threaten the very existence of a united India. अब ये जो ये बात थी, मतलब जो ये ब्रिटिशर्स बात कह के गए कि अगर आपका मन है तो इंडिया में शामिल हो जाइए, नहीं है तो आप किस में, पाकिस्तान में रह सकते हैं, या आप इंडिपेंडेंटली अपना वर्क कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हो गया था इंडिया की इंटीग्रिटी के ऊपर, या जो हम पूरी इंडिया एक यूनाइट होकर रहना चाहती थी उसके ऊपर भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था। अब इसमें से सबसे पहले जो था, जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई वो कहाँ से स्टार्ट हुई, सबसे पहली प्रॉब्लम हुई द रूलर ऑफ द त्रिवाणकोर अनाउंस दैट द स्टेट हैज़ डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। त्रिवाणकोर के जो राजा थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, और साथ में द निज़ाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट द नेक्स्ट डे। उसी तरीके से जो हैदराबाद के निज़ाम थे उन्होंने भी इसी तरीके का एक अनाउंसमेंट करा। तो भोपाल के जो नवाब थे उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को मानने के लिए मना कर दिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पर ये प्रॉब्लम हमारे सामने आती जा रही थी, और सबसे बड़ी जो समस्या थी वो क्या थी, हमारे जितने भी लीडर्स थे उन्हें ये दिख रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न तो हो ही हो, साथ में इंडिया भी बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ में डिवाइड ना हो जाए। तो अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या वर्क करा, वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट्स अप्रोच। आखिर गवर्नमेंट ने कैसे अप्रोच करा। हमेशा द मुस्लिम लीग अपोज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड टुक द व्यू दैट द स्टेट शुड बी फ्री टू अडॉप्ट एनी कोर्स दे लाइक। Sardar Patel was India's Deputy Prime Minister and the Home Minister during the crucial period immediately followed independence. He played a historical role in negotiation with the rulers of the princely states firmly but diplomatically and bring most of them into the Indian Union. देखो, जो मुस्लिम लीग थी वो हमेशा इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये अपोज कर रही थी कि आप फोर्सफुली इन लोगों को इंडिया में शामिल मत करो, इनकी मर्जी है, ये कैसे भी रह सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलाने में किसका रहा, सरदार
पटेल का सबसे बड़ा रोल रहा। सरदार पटेल उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर भी थे, और उन्होंने जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब लगभग ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने इंडिया में शामिल करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। देयर वर 26 स्मॉल स्टेट्स इन टुडेज उड़ीसा। Saurashtra region of Gujarat has 14 big states, 119 small states and numerous other different administration। मतलब ये नंबर्स बताए गए हैं कि उस समय कितने छोटे छोटे उसमें डिवाइडेड थे हमारे ये सारे स्टेट। अब ये जो गवर्नमेंट ने अप्रोच करी वो 3 तरीके से करी। सबसे पहले फर्स्टली द पीपल ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। सबसे पहले जितने भी लोग इन प्रिंसली स्टेट में रहते थे वो सब ये चाहते थे कि वो इंडियन यूनियन में शामिल होना चाहते थे। सेकेंड था द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू फ्लेक्सिबल इन गिविंग एटोनॉमी टू सम रीजन्स। और गवर्नमेंट भी इन सारे प्रिंसली स्टेट्स के जितने भी हेड थे उनसे ये कह रहे थे कि हम आपको कहीं ना कहीं मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, आपको ऑटोनॉमी भी देंगे। और थर्ड जो था इन द बैकड्रॉप ऑफ द पार्टीशन विच ब्रॉड द फोकस्ड द कंटेस्ट ओवर demonstration of territories, the integration and the consolidation of the territorial boundaries of the nation has assumed supreme importance। साथ में जो तीसरा मेन वो कारण ये था कि अब हमें बाउंड्रीज़ भी डिसाइड करनी थी इंडिया की कि कौन सा स्टेट कितना बड़ा होगा। तो 3 तरीके से मतलब 3 बातों को फोकस में रखकर जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंडिया में शामिल करने पर काम किया गया। और बिफोर 15 अगस्त 1947 पीसफुल नेगोशिएशन इज ब्रॉट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स whose territories were continuous to the new boundaries of India into the Indian Union. The rulers of the most of the states signed a document called the Instrument of Accession, which meant that their state agreed to become a part of the Union of India। देखो 15 अगस्त 1947 से जितनी भी स्टेट्स की बाउंड्रीज़ इंडिया में टच हो रही थी उन सब से बात करी गई। और जब वो सब लोग मतलब वो तैयार हो गए इंडिया में शामिल होने के लिए, तो एक डॉक्यूमेंट था जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और ये इंस्ट्रूमेंट क्या था, जिसके ऊपर वो स्टेट साइन करता था कि हाँ हम यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल होने के लिए एग्री हैं। तो जो एक्सेशन था उसके ऊपर किन किन प्रिंसली स्टेट से सिग्नेचर नहीं करा था, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था उन्हें शामिल करना, वो था जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर। और इसमें से जो इशू मतलब जूनागढ़ का जो इशू था उसे तो सॉल्व कर लिया गया, लेकिन जो कश्मीर वाला इशू है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इस वाले चैप्टर में केवल हम हैदराबाद और मणिपुर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हैदराबाद से कि हैदराबाद। नाउ वी स्टार्ट हैदराबाद। जो मैंने अभी बताया आपको कि प्रिंसली स्टेट्स को जो शामिल करने में सबसे ज़्यादा परेशानी आई थी, तो उनमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग इस चैप्टर में रीड करेंगे। पहली है हैदराबाद और दूसरी है मणिपुर। तो हैदराबाद जो है, हैदराबाद द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वाज सराउंडेड एंटायरली बाय इंडियन टेरिटरी। हैदराबाद सबसे बड़ी प्रिंस में से था और जो इंडियन टेरिटरी से घिरा हुआ था। उसके जो पार्ट्स थे वो आज कहाँ पर थे उस समय, महाराष्ट्र तक थे, कर्नाटक थे और आंध्र प्रदेश भी उसमें शामिल था। और जो वहाँ का रूलर था, द रूलर कैरिड द टाइटल निज़ाम, मतलब जो रूलर वहाँ का था उसे निज़ाम के नाम से जाना जाता था। एंड ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, और वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल था। और द निज़ाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद, और जो वहाँ के निज़ाम थे वो चाहते थे कि हैदराबाद के लिए एक मतलब हैदराबाद इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट बना रहे। और इसीलिए उन्होंने ही एंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947 फॉर अ ईयर वाइल नेगोशिएशन विद द इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन। और इसीलिए मतलब जो हैदराबाद है वो इंडिपेंडेंट स्टेटस उसे मिला रहे, तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ 1 साल के लिए एक ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन करा। और इस दौरान मतलब पूरे साल जो इंडियन गवर्नमेंट हैदराबाद के निज़ाम से नेगोशिएशन करती रही कि वो इंडिया में शामिल हो जाएं। लेकिन जो हैदराबाद के जो लोग थे वो निज़ाम का जो रूल था उससे बहुत ज़्यादा दुखी थे। स्पेशली कहाँ के, तेलंगाना के जो वहाँ के जितने भी
पीसेंट्स थे, जितने भी किसान थे, वो हमेशा निज़ाम के जो ऑप्रेसिव रूल था उसके अगेंस्ट थे, वुमेंस बहुत अगेंस्ट थी, तो वो हमेशा इसका विरोध करते थे। तो इसी जैसे ही विरोध हो रहा था, मतलब एक बार कम्युनिस्ट एंड दी हैदराबाद कांग्रेस वर इन द फोर फ्रंट ऑफ द मूवमेंट, और साथ एक बार जब हैदराबाद में निज़ाम का ज़्यादा विरोध होने लगा तो निज़ाम ने अपनी एक पैरा मिलिट्री फ़ोर्स को भेजा, जिसे किस नाम से जाना जाता था, रज़ाकार्स के नाम से जाना जाता था। रज़ाकार जो थे वो बहुत ज़्यादा कैसे थे, हिंसक माने जाते थे कि वो मर्डर कर देते थे, वो रेप्ड कर लेते थे, दुकानों को वो लूट लेते थे। तो इस तरीके से जब वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। इन September 1948 Indian Army moved in to control the Nizam force. After a few days of intermittent fighting, the Nizam surrenders. This lead to Hyderabad accession to India. उसके बाद जब ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई तो इंडियन गवर्नमेंट ने आर्मी को ऑर्डर दिया कि वहाँ की स्थिति को संभाले, और 1948 में आर्मी ने वहाँ पर कंट्रोल करा, निज़ाम ने सरेंडर करा, और इस तरीके से हैदराबाद किस में शामिल हुआ था, हमारी इंडिया में शामिल हुआ। अब उसके बाद आते हैं मणिपुर। एक मणिपुर स्टेट भी एक ऐसा था जो बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद इंडिया में शामिल हुआ था। मणिपुर ने आफ्टर इंडिपेंडेंस, मणिपुर के जो महाराज थे बुद्ध चरण सिंह जो थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर करे, और इस शर्त पर सिग्नेचर करे कि मणिपुर की जो इंटरनल एटोनॉमी है वो बनी रहेगी। और उसके बाद एक मतलब वहाँ पर एक पब्लिक ओपिनियन हुआ और महाराजा के ऊपर ये प्रेशर डाला गया कि मणिपुर में इलेक्शन कराए जाएं, और मणिपुर में जून 1948 में इलेक्शन कराए गए, और वहाँ पर जो राजा थे वो कैसे बन गए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गए। और मणिपुर भारत का पहला एक ऐसा राज्य है जहाँ पर इलेक्शंस किसके बेस पर हुए थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर हुए थे। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी मणिपुर की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिला व्यू में। वो क्या डिफरेंस था कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस तो किस में मर्ज होना चाहती थी, इंडिया में, लेकिन और जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो हमेशा इसका अपोज कर रही थी कि इंडिया के साथ मणिपुर को मर्ज नहीं होना था। लेकिन गवर्नमेंट ने उस समय बहुत तेज़ी के साथ काम करा, और उन्होंने महाराजा के ऊपर प्रेशर डाल के मर्जर एग्रीमेंट एक साइन करा दिया महाराजा से सितंबर 1949 में, बिना किससे पूछे हुए, लेजिस्लेटिव असेंबली से कंसल्ट किए हुए। और ये एक गुस्सा था जो गुस्सा आज भी हमें वहाँ के लोगों में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आज हमने ये प्रिंसली स्टेट्स का तो मैटर यहाँ पर देखा कि हैदराबाद और मणिपुर को किस तरीके से शामिल किया गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की, मतलब स्टेट्स को किस तरीके से बनाया गया।